कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की सियासत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। सरकार का चेहरा बदलने की चर्चा तेज हो चुकी है, लेकिन कैबिनेट का फॉर्मूला और ढांचा लगभग वैसा ही रहने के संकेत मिल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान और जेडीयू नेता विजय चौधरी के बयानों से साफ हो चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, जबकि जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसी दिन एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की भी संभावना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है, जिससे सियासी समीकरण और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। क्या बीजेपी नए चेहरे पर दांव खेलेगी या पुराने चेहरे को ही दोहराएगी? आखिर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने को क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या आखिरी वक्त में जेडीयू का चेहरा बदल सकता है? स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी में सरकार कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, किन चेहरों को मौका मिल सकता है और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे असली वजह आखिर क्या है। बिहार में सियासी हलचल तेज, निशांत पर अटका पूरा खेल, बीजेपी में कुछ चेहरों की छुट्टी तय। बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक जो फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक ये लगभग तय माना जा रहा है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहेगा, जबकि जेडीयू को 2 डिप्टी मुख्यमंत्री के पद मिल सकते हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण के बीच सबसे बड़ा सवाल जेडीयू के सामने निशांत कुमार को लेकर खड़ी हो गई है। पार्टी चाहती है कि वो सरकार का हिस्सा बने, लेकिन फिलहाल उनका रुख बिल्कुल साफ नहीं है। वो अभी किसी पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अंदर खाने लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। सीएम हाउस के सूत्रों ने यह साफ किया है कि निशांत कुमार लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। उनका कहना है कि वो पहले बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याएं समझना चाहते हैं और करीब 1 साल तक जमीन पर काम करना चाहते हैं। इसके बाद ही वो किसी पद को स्वीकार करने के बारे में सोचेंगे। ये रुख जेडीयू के लिए थोड़ा असहज स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि पार्टी के लिए ये एक सिर्फ व्यक्ति का फैसला नहीं है, बल्कि पूरे संगठन के संतुलन से जुड़ा हुआ मामला है। जेडीयू के अंदर एक बड़ा धड़ा इस समय निशांत को मनाने में जुटा हुआ है। इसमें संजय झा, विजय चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता तो शामिल है ही, साथ ही नीतीश कुमार की सलाहकार टीम के लोग भी लगातार संपर्क में हैं। परिवार के लोग भी उन्हें समझाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इस समय सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम हो सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी के युवा विधायक भी सक्रिय हो गए हैं और वो चाहते हैं कि निशांत आगे आकर नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे यही लगता है कि निशांत अपने फैसले पर कायम है और आसानी से झुकने वाले नहीं है। इसी बीच जदयू ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। पार्टी के एक सीनियर विधायक ने साफ किया है कि कोशिश पूरी है कि निशांत को सरकार में लाया जाए, क्योंकि ये पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि अगर निशांत सामने आते हैं तो इससे पार्टी के अंदर किसी भी तरह के टूट या असंतोष की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आखिरी समय तक निशांत नहीं मानते तो फिर जेडीयू 2 डिप्टी सीएम बनाने के विकल्प पर आगे बढ़ेगी। इसमें सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यानी एक स्वर्ण चेहरा और एक पिछड़ा या दलित वर्ग से आने वाला नेता को मौका दिया जाएगा। अब बात अगर कैबिनेट के फॉर्मूले की करें तो लगभग तस्वीर साफ हो जाती है। नई सरकार में 32 से 33 मंत्रियों के साथ एक फुल फ्लेश्ड कैबिनेट बनने की तैयारी है। इस फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से में करीब 15 मंत्री आ सकते हैं, जबकि जेडीयू को 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को 2, हम पार्टी को 1 और आरएलएम को 1 मंत्री पद दिया जा सकता है।
अगर इसे मौजूदा कैबिनेट में तुलना करें तो 5 महीने पहले बनी सरकार में कुल 27 मंत्री थे, जिसमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, एलजेपी के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री शामिल थे। यानी इस बार जेडीयू के हिस्से में मंत्रियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, जो पार्टी के लिए राहत की बात हो सकती है। सूत्रों की माने तो नए कैबिनेट को लेकर अंदर ही अंदर लगभग सहमति बन चुकी है। रविवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े शामिल हुए। करीब 1 घंटे चले इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इससे पहले विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी के साथ अलग से एक बैठक की थी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री के चेहरे से लेकर कैबिनेट के फाइनल रूप तक चर्चा हुई है। अब बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। बीजेपी के अंदर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर में जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल सी चुकी है। नितिन नवीन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में उनकी जगह खाली हो गई है। इसके अलावा पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि 1 या 2 ऐसे चेहरे को बदला जा सकता है जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। यानी बीजेपी इस बार थोड़ा संतुलन बनाते हुए कुछ नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले मिथिलांचल इलाके से इस बार केवल एक नाम शामिल किया गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस बार मिथिलांचल को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आखिरी समय पर यहां से 1-2 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यह फैसला राजनीतिक संतुलन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा बदलाव कहीं देखने को मिलेगा तो वो है जेडीयू के कोटे में। जेडीयू को इस बार कम से कम 14 मंत्री पद मिलने हैं, जबकि पिछली बार ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और करीब 6 से 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी पार्टी के अंदर एक चुनौती है। एक सीनियर लीडर ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर थोड़ी सी नाराजगी और असंतोष की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पार्टी बहुत ज्यादा प्रयोग करने के मूड में तो नहीं दिख रही है और यही वजह है कि जेडीयू इस बार पूरी तरह से नए चेहरों पर दाव लगाने के बजाय पुराने और भरोसेमंद चेहरों को ही दोहराने के पक्ष में दिख रही है। पार्टी का मानना है कि इस समय स्थिरता ज्यादा जरूरी है, इसलिए 1-2 नए चेहरों को छोड़ दे तो बाकी पुराने मंत्री ही फिर से कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि अगर निशांत कुमार की बात की जाए तो उनकी टीम से 3 युवक विधायकों को मौका मिलने की भी चर्चा है। इससे पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को भी जगह मिल सकेगी और संतुलन भी बना रहेगा। लवकुश समीकरण से बनी राजनीतिक पकड़, स्पीकर पद पर सियासी खींचतान तेज। जदयू की राजनीति हमेशा से ही सामाजिक संतुलन यानी सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी रही है। नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में कुर्मी कुशवाहा के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित समाज को अपने साथ जोड़ कर रखा है। 2005 से लेकर 2025 तक अगर जदयू के मंत्रियों की सूची देखें तो इसमें ईबीसी और दलित वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा 2-3 स्वर्ण नेताओं को भी हमेशा कैबिनेट में जगह दी गई है ताकि हर वर्ग का संतुलन बना रहे। लेकिन मौजूदा मंत्रियों की सूची पर नजर डालें तो इसमें ईबीसी की संख्या सबसे कम है। इसके अलावा कुशवाहा और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व भी पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस बार नए मंत्रियों की सूची में इन वर्गों से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। पार्टी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि सामाजिक संतुलन कहीं बिगड़े ना, क्योंकि बिहार की राजनीति में यह सबसे अहम फैक्टर माना जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और वो है विधानसभा में स्पीकर और विधान परिषद के सभापति का पद। फिलहाल दोनों पद बीजेपी के पास ही है, लेकिन जेडीयू इस बार स्पीकर का पद मांग रही है। जी हां, पार्टी का मानना है कि सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए ये पद उनके पास होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी इस पद को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही।
पार्टी का मानना है कि विधानसभा में किसी भी तरह के संकट की स्थिति में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है, इसीलिए वो इस पद को अपने पास रखना चाहती है। अगर बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो फिर समझौते के तौर पर विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को दिया जा सकता है। फिलहाल इस पद पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह मौजूद हैं, लेकिन आगे क्या फैसला होगा ये पूरी तरह से दोनों पार्टियों की बातचीत पर ही निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला भी जल्द ही हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो नई सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। निशांत कुमार का फैसला इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बन सकता है। अगर वो मान जाते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, लेकिन अगर वो अपने फैसले पर कायम रहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए तो जेडीयू को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। अब सबकी नजरें 14 और 15 तारीख पर टिकी हुई है, जब आखिरी फैसला लिया जाएगा। क्या निशांत मान जाएंगे या फिर पार्टी को प्लान बी पर जाना पड़ेगा? क्या बीजेपी नए चेहरे को मौका देगी या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताएगी? और क्या जेडीयू अपने अंदर के असंतोष को संभाल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही सामने आ जाएंगे। इतना जरूर है कि जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।